हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का विकास सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। ये हमारे कार्ल मार्क्स थे, आप लोग सभी जानते हैं, बड़े ही फेमस साम्यवादी अर्थशास्त्री। और आज जो हम अध्ययन करेंगे उसका पॉइंट है इंट्रोडक्शन है, जीवन परिचय है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, उनकी आलोचनाएँ हैं, उनकी मॉडल है और निष्कर्ष है। प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल में 1867 में अपनी डेवलपमेंट थ्योरी को दिया था। उनका जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। एक यहूदी परिवार में हुआ था। कानून, इतिहास और दर्शन के उनकी शिक्षा थी और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल थी। और 14 मार्च 1883 में उनकी डेथ हो गई थी। और जो मार्क्स थे वो हीगल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और क्रांतिकारी पत्रकारिता को उन्होंने अपनाया था। मार्क्स की जो थ्योरी है उसमें इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अतिरेक मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस थ्योरी ऑफ मनी, पूंजी संचय, लाभ की दर की घटती प्रवृत्ति, पूंजी संचय का परिणाम, पूंजीवादी संकट, उत्पादन के साधन, निवेश आदि है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या हम उनकी तो प्रोफेसर कार्ल मार्क्स जो थे इतिहास को इस तरह से 7 भागों में बांटे हुए थे। उन्होंने कहा जो प्रथम अवस्था थी हमारी आदिमकालीन अवस्था थी, जब इंसान जंगली अवस्था में रहते थे, कंदमूल खाते थे और पेड़ की पत्तियों को वस्त्र के रूप में ग्रहण करते थे। सेकेंड अवस्था है दास प्रथा। इस प्रथा में जब जंगली अवस्था में थे तो किसी भी तरह का तेरा मेरा की भावना नहीं थी, लेकिन दास प्रथा में आते ही कुछ जो शक्तिशाली वर्ग थे उन्होंने ज़मीन के कुछ टुकड़ों पर अपना कब्जा कर कहा कि हम मालिक हैं, तो वो उनके मालिक हो गए और बाकी सब लोग उनके दास हो गए। इस तरह से दास प्रथा का आरंभ हुआ। यही दास प्रथा आगे बढ़ते बढ़ते सामंतवादी प्रथा समाज में कन्वर्ट हो गई और लोग बड़े भूभाग पर अपने सामंत स्थापित किए। और यही सामंतवादी प्रथा और भी आगे बढ़ते बढ़ते पूंजीवादी व्यवस्था का रूप धारण करी, जहाँ पर बड़े बड़े कल कारखानों से उत्पादन होता है और थोड़े से पूंजीपति वर्ग होते हैं और शेष सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग होता है। कार्ल मार्क्स ने श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग का नाम दिया है। सर्वहारा वर्ग का मतलब है कि जो अपना सब चीज़ हार चुका है और जिनके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की साम्राज्यवाद की पराकाष्ठा को साम्राज्यवाद का नाम दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में एक वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष में उन्होंने कहा कि निश्चय ही जीत श्रमिक वर्ग की या सर्वहारा वर्ग की ही होगी और उसके बाद में जो वर्गहीन समाज की स्थापना होगी वह साम्यवाद, ऐसा उनका मानना था। अगले सिद्धांत के रूप में उन्होंने सरप्लस थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू ये दिया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उन्होंने ये कहा कि जब कोई वस्तु का निर्माण होता है तो उसमें जो कास्ट लगती है वह है श्रमिकों का मेहनत। श्रमिकों के मेहनत के रूप में जो लागत लगती है उसकी तुलना में जो पूंजीपति है उस वस्तु को कई ज़्यादा मूल्य पर बेचता है और जो श्रमिक है उनको उनकी जो मेहनत है उसका बहुत कम मूल्य अदा करता है, शेष वो स्वयं के पास रख लेता है। इसे ही उन्होंने अतिरेक मूल्य कहा है और फार्मूला इसका है अतिरेक मूल्य बराबर श्रमिकों द्वारा उत्पादित उत्पाद की कीमत माइनस श्रमिकों की मजदूरी। और इसी से अतिरेक मूल्य का प्रारंभ होता है और श्रमिकों का शोषण यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अतिरेक मूल्य की दर को अतिरेक मूल्य अपान परिवर्तनशील पूंजी का मूल्य इस रूप में उन्होंने निकाला है। शोषण की दर को R=S/V, V मतलब परिवर्तनशील पूंजी और S मतलब अतिरेक मूल्य के रूप में रिप्रेजेंट किया है। मार्शल के अनुसार पूंजी को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, स्थिर या अचल पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी। और वस्तु के कुल मूल्य के रूप में उन्होंने C+V+S के रूप में, मतलब स्थिर पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी और अतिरेक मूल्य तीनों के बराबर उन्होंने वस्तु का मूल्य माना है। स्थिर पूंजी C, V परिवर्तनशील पूंजी और अतिरेक मूल्य S।
लाभ की दर को उन्होंने S/C/V इस रूप में रिप्रेजेंट किया और पूंजी की आंगिक रचना को उन्होंने C/V के रूप में रिप्रेजेंट किया। लाभ की दर तथा पूंजी की आंगिक रचना का एक दूसरे से विपरीत या अपोजिट संबंध होता है। शोषण की दर S/V से लाभ की दर का प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात पूंजीपति जितना अधिक श्रमिकों का शोषण करेंगे उतना ही उनका लाभ की दर बढ़ता जाएगा। लाभ की घटती दर के रूप में उन्होंने कहा है कि पूंजीपति निरंतर उत्पादन कार्य में श्रमिकों के स्थान पर पूंजी को प्रतिस्थापित करते जाता है और उनको जो लाभ मिलता है वो अतिरिक्त मूल्य से प्राप्त होता है। अतिरिक्त मूल्य श्रमिकों के श्रम से प्राप्त होता है और पूंजीपति श्रमिकों के स्थान पर पूंजी को क्रमशः ज़्यादा मात्रा में लगाते जाता है, मशीनरी से उत्पादन कार्य प्रतिस्थापित करता है, जिसके कारण उसकी लाभ की दर स्वयं में घटती जाती है। कहा जाता है कि पूंजीपति अपनी लाभ देने वाली मुर्गी का वध स्वयं करता है और यहाँ से ही पूंजीवाद का विनाश प्रारंभ हो जाता है। इसी में उन्होंने ये कहा है कि जो पूंजीपति होते हैं वो मुट्ठी भर पूंजीपति होते हैं और बाकी सब सर्वहारा होते हैं। जो छोटे छोटे पूंजीपति होते हैं वो प्रतिस्पर्धा में बड़े जो पूंजीपति होते हैं उससे प्रतिस्पर्धा में हार जाते हैं और वो सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाते हैं। मार्क्स ने ये कहा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, अर्थात जो बड़े पूंजीपति हैं वो छोटे पूंजीपति को निगल जाते हैं और वो सर्वहारा वर्ग बन जाते हैं। जो पूंजीपति होते हैं वो बड़े पैमाने पे उत्पादन का कार्य करते हैं, उनकी स्वयं की आवश्यकताएं पहले ही स्वयं सिद्ध रहती है। सर्वहारा वर्ग बड़े पैमाने पे होते हैं, लेकिन इस वर्ग के पास कोई भी वस्तु या गुड्स को परचेज करने के लिए इनकम नहीं होती है, जिससे होता यह है कि जो पूंजीपति का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है वो बिना बिके हुए रह जाता है और जो सर्वहारा वर्ग होता है उसके पास खाने को भी नहीं होता है और इसलिए दोनों वर्ग में जो स्टार्ट होता है वह है पूंजीवादी संकट तो स्टार्ट हो ही जाता है और साथ में जो शुरू होता है वह है वर्ग संघर्ष। दोनों वर्गों में वर्ग संघर्ष स्थापित हो जाते हैं और इस वर्ग संघर्ष में निश्चय ही जीत जो सर्वहारा वर्ग की है उसी की होगी, ऐसा प्रोफेसर कार्ल मार्क्स का कहना है कि वर्ग संघर्ष, उन्होंने वर्ग संघर्ष को शांतिपूर्ण तख्तापलट नहीं माना है, उन्होंने खूनी क्रांति के रूप में इसको परिभाषित किया है और इसमें निश्चय ही जीत श्रमिकों की होगी, ऐसा उन्होंने माना है। और अंत में उसके बाद में साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। साम्यवादी समाज में वर्गहीन समाज होगा और जो उत्पादन के साधन होंगे उस पर राज्य का अधिकार होगा, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। यदि हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की कुछ क्रिटिसिज्म देखें तो यह है कि उन्होंने सर्वहारा वर्ग को अत्यंत ही ज़्यादा महत्व स्थान दिया है, राज्य की उपेक्षा की है और अभी तक यदि हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो एक साम्यवादी रूस है। बाकी कहीं भी हमको साम्यवादी समाज की स्थापना संबंधी कोई इतिहास या साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। फिर भी प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग या श्रमिकों के प्रति जो अपना सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दिखाया उसके कारण श्रमिकों के पक्ष में बहुत सारे निर्णय लिए गए और श्रमिकों का कल्याण हुआ है। इस तरह से इतिहास में मार्क्स के सिद्धांत की एक बहुत ही अहम भूमिका है। मार्क्स का जो मॉडल है वो अल्प विकसित देशों पर लागू नहीं होता है, बल्कि यह मॉडल पश्चिमी जगत में जो पूंजीवाद है, पूंजीवादी देश हैं, वहाँ पर यह मॉडल लागू होता है। मार्क्स के मॉडल में बहुत सारी आलोचनाएं हैं, बहुत सारी त्रुटि है, फिर भी मार्क्स के मॉडल को यह कहना कि अप्रासंगिक नहीं है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत को तर्कपूर्ण ढंग से रखा है और 19वीं शताब्दी के परिवर्तन काल में पूंजीवाद के ऐतिहासिक पहलुओं को भली प्रकार समझा है और उसका संतुलित विश्लेषण अपने विकास सिद्धांत में करने का एक सामूहिक प्रयास किया है। धन्यवाद।